मैंने तुम लोग को बताया था कि फोर्सेस 4 टाइप्स की थी, जिसमें कि ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर। जिसमें कि हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ही अलग-अलग एग्जांपल्स होते हैं, टेंशन फोर्स, फिर नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है? जिसमें कि हमको 2 सबसे इम्पोर्टेंट जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो है नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स, ठीक है? नॉर्मल फोर्स के बारे में मैंने बताया था कि वो कॉन्टैक्ट फोर्स होती थी। फिर मैंने बताया था कि वो जो फोर्स होती है वो हमेशा नॉर्मल टू सरफेस लगती है और उसकी टेंडेंसी होती है टू कॉम्प्रेस द बॉडी। वो हमेशा ऐसी लगेगी कि बॉडी को कॉम्प्रेस करे। उसके बाद नॉर्मल फोर्स जो होता है वो बॉडी के एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है? उसके बाद हमने सीखा था फिर आगे कि नॉर्मल फोर्स की अगर हम अलग-अलग डायरेक्शंस देखें तो हमने देखा भी था कि नॉर्मल फोर्स की अगर हमारे पास मान लो कोई सिस्टम अगर ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कैसा लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, ठीक है? ये कैसे जाता है, रेडियल जाता है सरफेस के परपेंडिकुलर और यहाँ पे ऐसे, ठीक है? चलिए हमको देख के समझ में आ रहा है। बिकॉज़ ये छोटी-छोटी बातें होंगी ना तो तुमको बहुत काम आएँगी आगे जा कर के। अगर हमको नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन ही पहचानने नहीं आएगा तो हमको कुछ करना ही नहीं आएगा, ठीक है? उसके बाद आगे हमने देखा था कि अगर मान लो कोई सरफेस ऐसा है तो फिर अब देखो कहाँ पे बच्चों को मेनली कन्फ्यूजन होता है, समझना उस चीज़ को ध्यान से। कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स कौन से होते हैं? मान लो कि यहाँ पे एक बॉडी ऐसी है और ये ऐसे रॉड पड़ी हुई है, ठीक है? अब यहाँ पे कैसे ड्रॉ करें रॉड पे हम लोग नॉर्मल फोर्स? तो ये दीवार है, ये दीवार अगर हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक ही सरफेस हमको दिख रहा है ना, ये रॉड तो पतली ही है, पतली चीज़ के पास सरफेस कहाँ से होगा? यहाँ तो एक ही सरफेस हमको दिख रहा है। तो अब हम इसको इस पे कैसे ड्रॉ करें नॉर्मल फोर्स? तो आंसर है कि ये हमने लिया ऐसा, एक इस पे ना कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है? यहाँ भी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो दोनों के बीच में और इस टेंजेंट के लगेगा परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है? मतलब अगर हम दीवार की बात करें तो दीवार पे फोर्स ऐसा लगेगा, इस पे फोर्स ऐसा लगेगा एन का, और इस दीवार पे बात की जाए तो इस पे N1 ऐसा लग रहा है, तो इस दीवार पे कैसा लगेगा फोर्स? ऐसा लगेगा। अगर हम रॉड की बात करें, रॉड तो ऐसी थी, N1 ऐसा लग रहा है, इस पे N1 ऐसा लग रहा है, इस पे N1, इस पे अगर N2 लग रहा था, तो इस पे N2 ऐसा लगेगा। मतलब रॉड पे नॉर्मल फोर्स हमने ऐसा दिखा दिया और दीवार पे हमने नॉर्मल फोर्स ऐसा दिखा दिया। ये सबको आया कि नहीं आया समझ में? बोलो हाँ या ना? कोई डाउट किसी को तो पूछ लो इसमें कि ये वाला क्या, ये वाला जो है ना टॉपिक, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होता है। इस पे क्वेश्चन्स आते हैं और बच्चे आकर के अटक जाते हैं। कभी-कभी रॉड को ऐसे दीवार से सपोर्ट कर दिया गया है। हमसे पूछा जाएगा बताओ रॉड का वेट क्या है? उससे अलग-अलग चीज़ें पूछी जा सकती हैं। लेकिन हम वो सवाल को तभी कर सकते हैं जब हमको इस पे नॉर्मल फोर्स लगाने का तरीका आएगा। यहाँ पे देखो अगर ऐसे रॉड, अब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाएगा कि नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? तो हमने बोला कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम अगर रॉड की बात की जाएगी तो नॉर्मल फोर्स कैसा लगेगा? रॉड के ऊपर टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये ऐसा जाएगा, क्लियर? और अगर इस दीवार की बात की जाए तो ये ऐसा लगेगा, ठीक है? तो कभी भी अगर हमको कन्फ्यूजन हो, ठीक है, जहाँ पर हमें सिर्फ एक ही सरफेस दिख रहा हो, ठीक है, या सरफेस वहाँ पे देख पाना ही मुश्किल हो,
तो वहां पे क्या करो, वो जो पॉइंट हो ना जहाँ पे दो बॉडी टच कर रही हो, वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो दोनों को टच करे, उस पॉइंट को भी, ठीक है, या उस सरफेस को भी, पॉइंट को या सरफेस को टच करे, उसकी अलोंग जाए, और वहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वो वहां पे हो जाएगा नॉर्मल। क्लियर? अभी देखो एक बॉडी वैसा होगा, यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ। अब पूछा जाएगा कि बताओ इस बॉक्स पे नॉर्मल फोर्स कैसा लगेगा बाय द इंक्लाइंड प्लेन, तो हम ऐसा बोल सकते हैं mg नीचे लगा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स कैसा लगेगा सरफेस के, यहाँ तो मुझे दोनों सरफेस दिख रहे हैं, तो ऊपर का भी नीचे का भी, नॉर्मल फोर्स ऐसा जाएगा ना, ठीक है, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, ये mg हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स का हमेशा याद रखना है, इट ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, एंड टेंडेंसी टू कंप्रेस द बॉडी। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा होगा टेंशन फोर्स। यही दो फोर्स जो है हमको इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है। टेंशन फोर्स कैसा होता है, देखो ये मान लो एक स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक, तो ये वाला ब्लॉक क्लियरली हमको दिख रहा है कि ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा है, कोई चीज ऐसा धागा इसको संभाल के रखा हुआ है। तो अगर ब्लॉक की बात करें अगर हम लोग ऐसे, तो इस पे फोर्स लगता है mg, लेकिन हम जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ से ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरता। अगर ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरा है तो कोई ना कोई फोर्स तो इसको ऐसा जो ऊपर को संभाल के रखेगा। वो फोर्स कौन सा है? वह टेंशन, जो कौन लगाता है? स्प्रिंग लगाता है। टेंशन फोर्स एग्जांपल होता है कांटेक्ट फोर्स का, और ये एक कैटेगरी में आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पे धागे के मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी की मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच के रखते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, टी किसके इक्वल हो जाएगा? mg के इक्वल हो जाएगा, तभी तो ब्लॉक नीचे नहीं गिर पा रहा। अगर मुझे टेंशन को पहचानना है कि टेंशन, देखो यहाँ तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, ठीक है, अगर मुझे टेंशन को पहचानना है तो याद रखना टेंशन फोर्स के बारे में, टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अ स्ट्रिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि मान लो अगर ये स्ट्रिंग है हमारा, टेंशन फोर्स कैसा लगेगा स्ट्रिंग में? हमेशा बाहर की तरफ। तो ब्लॉक पे कैसा लगेगा? ऊपर की तरफ, बाय न्यूटन थर्ड लॉ। आई बात समझ में? ठीक है, यानी कि अगर स्ट्रिंग में बाहर की तरफ है तो ब्लॉक पे ये ऊपर की तरफ होगा। तो हमको टेंशन फोर्स का ये पॉइंट याद कर जाना है, ठीक है, काफी। शुरू की बात, अब इस पे देखो कैसे हमारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये हमने टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फिर हमारा जो तीन लॉस थे मोशन के, ठीक है, उन सब का एप्लीकेशन आ पाएगा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट जो भी थ्योरी हमने सीखी थी, अब ये पूरा उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन एकदम, एक बॉडी है, उस पर फोर्स एफ अप्लाई किया जा रहा है,
वो F है 100 न्यूटन, मास ऑफ द बॉडी है 2 kg। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? क्लियर सी बात है, ये सरफेस है, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो एक्सेलरेशन हो जाता है फोर्स बाय मास। ये हमारा हो जाएगा 100/2, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एक्सेलरेशन। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आएगा, यहाँ पे बोला गया कि एक ब्लॉक है, इसको हमने फोर्स F से पुल किया ऐसा, और ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, क्लियर, मास है 2 kg। फाइंड एक्सेलरेशन। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ पे मास एक काम करना, जो फोर्स है इसको कर दो 10 न्यूटन। फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर हमसे एक्सेलरेशन पूछेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ये 10 न्यूटन एक एंगल पे जा रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या इस फोर्स को तोड़ने आना चाहिए। ये तोड़ेंगे कैसे? ये 10 न्यूटन है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो फोर्स कितना हो जाएगा पे 10 cos 30 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 cos 30 बाय मास। मास की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है, दैट इज 5 cos 30। cos 30 मतलब हो जाएगा √3/2, दैट इज 2.5 √3 मीटर पर सेकेंड। 10 cos 30 बाय 2, 2 5 10 cos 30 हो जाएगा हमारा 5√3/2 बराबर है। ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर ऐसा बोला जाए कि ये क्वेश्चन मैं तुम लोग को देता हूं करने के लिए, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक इफ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, बाकी लोग भी दो आंसर। सबको दो आंसर। नॉर्मल फोर्स कैसे लिखेगा यहाँ पे? सबको दो आंसर। देखो, ये वाला हमारा बॉडी जो है ना, इसका अगर मैं बात करूँ इसके लिए mg कितना लग रहा है 20 न्यूटन। ठीक है, इसके लिए एक फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा ऊपर की तरफ 10 cos दैट इज 10 sin 30। ठीक है, और यहाँ पे लगाएगा इसके ऊपर ये हो गया mg। ठीक है, और ये ऊपर का फोर्स हो गया ये वाले फोर्स का कंपोनेंट, और ऊपर क्या लगेगा साथ ही साथ यहाँ पे नॉर्मल फोर्स भी लगेगा ही।
नॉर्मल फोर्स का मैंने तुमको बता के रखा है कि जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, कॉम्प्रेस द बॉडी। अब यहाँ पे देखो n ऊपर लग रहा है, +5 ऊपर लग रहा है, और ये नीचे कितना फोर्स लग रहा है इसका 20 न्यूटन, और नेट फोर्स कितना लग रहा है वो 0। तो मैंने ऊपर को ले लिया पॉजिटिव और नीचे को ले लिया नेगेटिव, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो ये n कितना हो जाएगा हमारा, n हो जाएगा 15 न्यूटन। सबको आया कि नहीं आया समझ, बोलो हाँ या ना। नॉर्मल हाँ फोर्स कैसा सर। लगाते हैं, हमको नॉर्मल फोर्स निकालना है, तो नॉर्मल फोर्स हम लोग इस तरह से उसको निकाल सकते हैं। हर समय हमारा नॉर्मल फोर्स, अगर यहाँ पे फोर्स 10 न्यूटन फोर्स नहीं लगता तो नॉर्मल फोर्स हमारा 20 न्यूटन के इक्वल होता। याद रखना हर बार नॉर्मल फोर्स जो है वो mg के इक्वल हो, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर वो नहीं आ रहा है, लेकिन इन जनरल क्या होता है नॉर्मल फोर्स mg के इक्वल होता है, बाहर से कोई फोर्स वोर्स ना लगे तो। क्लियर की बात। क्योंकि ये 10 cos 30 है, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 30 हो जाएगा ना, sin 30 तो 1/2 होता है, 5 मीटर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में तो पूछो, सिंपल है, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। अच्छा, अब ये वाला सब देखो, ये ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर एक बॉडी को रखा गया, एंगल ऑफ द प्लेन है 30 डिग्री। ये बॉडी को हमने ऐसा रख दिया, बॉडी का मास है 2 kg, ठीक है। फाइन, पहला एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, और दूसरा नॉर्मल फोर्स ऑन बॉडी। ठीक है, पहला तो हमको पूछा जाएगा इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, दूसरा हमसे पूछा जाएगा कि इसका इसमें कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो सर फोर्स कितना लगा है बॉडी पे? कुछ नहीं, खाली mg है, mg तो लगेगा ना, ये mg लग रहा है इसके ऊपर बस। अब इस mg यहाँ पे कोई भी तरह का फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है, तो बताना किस एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करेगा। तो देखो, जब एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, जब इंक्लाइन प्लेन वाले प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमको वहां पे थोड़ी सी अपना दिमाग यूज करना है कि हमको वहां पे अपनी एक्सिस को बदल देना है। एक्सिस हमने पढ़ के रखा था कि जो एक्सिस होती है वो हमेशा उन दो एक्सिस के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, मैंने तुम लोगों को शुरू में सिखाया था। और लेकिन हम उस एक्सिस को कैसा भी चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर ऐसी है, तो हम उस एक्सिस को चाहे अपनी मर्जी के हिसाब से उसको हम ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये भी सही है। कंडीशन क्या हमारा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ओरिजिन कहीं भी चूज कर सकते हैं, एक्सिस का हम कोई भी ओरिएंटेशन चूज कर सकते हैं। अगर मैं इस सवाल की बात करूं, मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस और ये मैंने ले लिया वाई एक्सिस, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस है तो मैं अब क्या बोल सकता हूँ, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, याद रखना एक चीज और, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया तो उस पर भी कोई बुराई नहीं है, हमारे लिए काम और आसान हो जाता है, हमारे लिए इमेजिन कर पाना चीजों को और आसान हो जाता है। यहाँ पे मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ऐसे। अब ये कितना, ये mg है, ये हमारा बन जाएगा एक एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। ये mg, अच्छा ये इसको मतलब पीछे खींच दिया हमने। अब अगर ये वाला एंगल हमारा अगर आ रहा है 30 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 डिग्री होगा, mg हमेशा वर्टिकली लगता है। ये 30, ये हमारा हो जाएगा कितना 60, ये हमारा कितना हो जाएगा
30 डिग्री। ये हमारा mg लगा, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स किधर लगा? तो आंसर है नॉर्मल फोर्स लगा ऐसा। नॉर्मल फोर्स हमेशा कैसे लगता है बॉडी के ऊपर? सरफेस के नॉर्मल लगता है, मतलब ये मास के ऊपर नॉर्मल फोर्स कैसा लग रहा होगा? ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। अब इसको समझना ध्यान से कि अगर यहाँ पे ये mg है और ये नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुनोगे, कहीं पे कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। ये अगर नॉर्मल फोर्स है और ये अगर mg है, तो ये वाला हम देखते क्या है कि अगर तुम कोई भी इंक्लाइन प्लेन पे किसी बॉडी को रखते हो, या तुमने कभी बचपन में झूला झूला होगा, तो ऊपर से सड़क के नीचे आते थे, तो क्या होता था? तुम हमेशा इस सरफेस के कांटेक्ट में रहते थे। ऐसा नहीं होता है कि तुम सरफेस को तोड़ के अंदर घुस जाते हो या हवा सरफेस को छोड़ के हवा में उड़ जाते हो। हमेशा आप कैसे ससरते हैं? नीचे इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ससरते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमको जो नीचे लाने वाला फोर्स होता है, हमको जो नीचे ससराने वाला फोर्स होता है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, वो कौन होता है? क्या वो नॉर्मल हो सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि नॉर्मल तो क्या हमारे इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका तो ये तो नीचे ला ही नहीं सकता हमको। तो mg का एक हिस्सा रिस्पॉन्सिबल होता है हमको नीचे लाने के लिए, और दूसरा हिस्सा जो हमको होता है वो कहाँ पे रखता है? टेबल पे रखता है। मतलब ये हुआ कि mg का एक हिस्सा अगर यहाँ पे देखा जाए, तो mg का ये वाला हिस्सा हो जाएगा mg cos 30, और mg का ये वाला हिस्सा हमारा हो जाएगा mg sin 30। ये जो sin 30 वाला कंपोनेंट होता है, ये हमको नीचे लेकर के आता है, ठीक है। और जो mg cos 30 वाला कंपोनेंट होता है, ये नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करता है, ठीक है। तो पूछा जाएगा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय component of force mg sin theta। therefore एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नीचे लाने वाला फोर्स कौन है? ना तो वो n है, ना तो वो mg है, वो mg का एक टुकड़ा है, mg sin थीटा। mg sin थीटा बाय मास कितना हो जाएगा? m, दैट इज g sin, ठीक है। ये हमारा हो जाता है एक्सेलरेशन नॉर्मल डायरेक्शन में। इसलिए कभी तुमने देखा होगा कि मान लो अगर छोटा सा फील लेने के लिए अगर हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हैं, तो थीटा हमारा कितना? 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन कुछ नहीं होगा। यहाँ पे तुम खड़े हो, यहीं पे यही खड़े रहोगे। अगर मान लो हमारा इंक्लाइन प्लेन अगर ऐसा है, इसका एंगल मान लो 30 डिग्री है, तो हमारा कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा? तो आंसर है g sin थीटा, दैट इज g/2 होगा। अगर हम सीधा ऐसे खड़े हैं, ठीक है, वर्टिकली, तो वर्टिकली अगर ऐसा है तो थीटा कितना? 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा? g के इक्वल होगा। हम सीधे ऐसे गिरते हैं। जितना बड़ा ये थीटा होता है, हमारा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होता है, और हमारा एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वहां पे हम उतने तेजी से नीचे की तरफ गिरेंगे, ठीक है। बहुत सारे झूले होते हैं, ठीक है, जैसे तुम अगर जाओगे ना अगर इसमें अमेजिया में, ठीक है, तो उसपे एक ऐसा झूला होता है, तुमको अंदर अंदर डाल देगा, ग्लास बंद कर देगा, ठीक है, और छोड़ देगा सीधे पीछे सरफेस होगा, ऐसे वर्टिकली छोड़ देगा, गिरोगे सीधे और ऐसे ऐसे स्लोप पे चले जाओ। तुम जो सीधा गिरते हो, क्यों सीधा गिरते हो? तुम्हारे को बहुत ज्यादा डर लगता है उस समय, क्योंकि तुम्हारी वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि वहां पे थीटा कितना है? थीटा वहां पे 90 डिग्री, ठीक है, साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी मान लो कोई झूला है ऐसे, ठीक है, और एकदम स्टीपली ऐसे एकदम ऐसे गिरता है, तो ऐसे गिराया जाए जिसमें थीटा बहुत बड़ा हो, तुम्हारा एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा, और तुमको उस समय बहुत अजीब फील होगा, मतलब डर, बहुत ज्यादा डर लगता है। क्योंकि याद रखना, हम जो चीज फील करते हैं ना, वो एक्सेलरेशन होता है। जितना ज्यादा हमको एक्सेलरेशन दिया जाएगा, उतना ज्यादा हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। वो क्यों उससे हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी हमको बस इतना समझना है कि अगर इंक्लाइन प्लेन है तो एक एक्सेलरेशन g sin थीटा हो जाता है, और एक जो होता है mg cos थीटा, वो किसको बैलेंस करता है? नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करता है, ठीक है। तो पूछिएगा नॉर्मल फोर्स क्या होगा बॉडी के ऊपर? तो n इक्वल्स टू mg। देखो बॉडी ना ऊपर जा रहा है ना अंदर जा रहा है, मतलब इधर लगने वाला फोर्स कैसा होगा? इक्वल होगा। तो बोल सकते हैं n इक्वल्स टू mg cos। क्लियर? सबको समझ में आ गया ये पॉइंट कि यस जो फोर्स आपको खींचता है इंक्लाइन प्लेन की। और देखो ये चीज तुमको याद हो जानी चाहिए, इंक्लाइन प्लेन का अगर एंगल थीटा है,
तो कौन सा फोर्स है जो हमको इंक्लाइन प्लेन के अलोंग खींचता है? तो आंसर है mg sin थीटा। कौन सा ऐसा फोर्स है जो नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करता है? तो आंसर है mg cos थीटा। जब हम इंक्लाइन प्लेन पे काम करते हैं तो हम अपनी एक्सिस को ऐसा बनाते हैं कि हमारी जो एक्स एक्सिस है वो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हो और जो हमारी वाई एक्सिस है वो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो। क्लियर होगी बात? अब मेरे को एक बार इसमें बताओ, सबको जरा सॉल्व करके बताना। सबको सॉल्व करेगा और मेरे को हर एक बच्चे से आंसर चाहिए। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी अप द इंक्लाइन। तो सबको ये फाइंड खाली एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बस, अप द इंक्लाइन नहीं। ये ऐसे यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया, आपको बताना बॉडी क्या थीटा। थीटा दे दिया गया अपने को 30 डिग्री या 37 डिग्री ले लो, साइन 37 3/5 होगा। सबको ट्राई करेगा और सबका आंसर आना चाहिए। जिसको पिछले वाला मेथड समझ में आया वही इसको सॉल्व कर सकता है। सबको जो आंसर ओके ठीक है। ईशा बाकी लोग भी जो आंसर डी की वैल्यू 10 ले लो। बाकी लोग भी जो आंसर, सबको जो आंसर ठीक है। बाकी लोग भी जो आंसर थीटा 37 डिग्री है। हाँ ओके देखो, ये हमारा हो जाएगा mg, ये 37 अगर होगा, ये कितना हो जाएगा देखो तो फोर्स mg sin 37, दैट इज mg हमारा हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू साइन 37 कितना हो जाएगा? साइन 37 हमारा हो जाएगा 3/5। ये 5 टू जा 10, 3 टू जा 6, 60 न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा है अलोंग द इंक्लाइन नीचे की तरफ, और हमारा हमने कितना फोर्स अप्लाई कर दिया ऊपर की तरफ, दैट इज 10 न्यूटन, 1 न्यूटन सॉरी। ठीक है, नीचे लग रहा है 60 न्यूटन, ऊपर लग रहा है 1 न्यूटन। देयरफॉर नेट फोर्स कितना हो जाएगा नीचे की तरफ? 60 माइनस 1 दैट इज 59 न्यूटन। 59 बाय मास कितना 10 है ना, तो 5.9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आया कि नहीं? सबको समझ में बोलो आया ना? हाँ सर। ठीक है ना, खाली बस mg sin निकाल लो और वो निकाल लो। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे यही पूछ लेगा कि यहाँ पे अगर 1 न्यूटन फोर्स अगर ऐसे लग रहा है और यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाएगा नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा mg cos 30, दैट इज mg कितना हो गया 10 इंटू दैट इज 100 cos थीटा। थीटा क्या हो गया? थीटा हमारा हो जाएगा
30 डिग्री, 300 cos 30, cos 37, cos 37 4/5 हो जाएगा, दैट इज 80 न्यूटन। ठीक है, जो हो जाएगा 80 न्यूटन cos 37 ना। तो नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा? नॉर्मल फोर्स ऊपर नीचे mg cos थीटा को बैलेंस करेगा, ये 80 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन सबको समझ में अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, हमको अपनी एक्सिस बदलनी है, हमको n जो होता है mg cos थीटा के इक्वल होता है, एक्सेलरेशन वाला फोर्स mg sin थीटा होता है। ये बात सबको दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि एकदम सिंपल सवाल है और आगे वाले सवाल जो भी आएंगे वो इससे कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। तो अगर हमको इतना समझ में आएगा तभी हम आगे जाकर उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं तुमको बताता हूँ अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ। जो भी हमारे सवाल आएंगे ना, अभी तो हमारे इजी सवाल थे तो हमारे हमने फटाफट कर लिया। पहला, आइडेंटिफाई सिस्टम। हमारा सिस्टम क्या, पहले हमको वो आइडेंटिफाई करना होगा। सिस्टम मैंने बता के रखा है, वो सारे के सारे बॉडी जो होते हैं उस सिस्टम में आते हैं जिनका कॉमन वेलोसिटी और कॉमन एक्सेलरेशन होता है। अगर हमारा मान लो कि बॉडी है कि जिसका 5 बॉडी जिसकी कॉमन वेलोसिटी कॉमन एक्सेलरेशन है, हम चाहे तो 5 में से एक ही को ले, हम चाहे 5 में से 2 को ले, हम चाहे 5 में से 3 को ले, हमें पांचों को ले। लेकिन अगर कोई बॉडी ऐसा है जिसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कॉमन नहीं हो, तो उसको हम लोग अपने सिस्टम में काउंट नहीं कर सकते, सीधी सी बात। दूसरी बात, आइडेंटिफाई सिस्टम। अब हमको यहाँ पे ड्रॉ एफबीडी, इससे पहले मैं लिख देता हूँ आइडेंटिफाई फोर्सेस ठीक है ऑन बॉडीज। क्या क्या फोर्सेस लग रही है वो देखना होता है। तीसरा होता है ड्रॉ एफबीडी। एफबीडी स्टैंड फॉर फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, इसमें स्ट्रिक्टली एक ही चीज याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन एफबीडी, इसको दिमाग में बैठा लेना, बहुत काम की चीज है। इन एफबीडी ड्रॉ फोर्सेस acting on the body be considered। ठीक है, चौथा resolve forces if required। ठीक है, resolve forces if required मतलब देखो ये, हाँ, अगर कभी कभी क्या, हमने अभी जो बॉडी देखा ना खाली एक ही बॉडी थी, कभी कभी वहां पे क्या होता है एक से ज्यादा बॉडी होगी। अगर एक से ज्यादा बॉडी है तो हम उसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम सिस्टम आइडेंटिफाई करते हैं, वो सारे सेट ऑफ बॉडीज को देखते हैं जो साथ साथ मूव कर रहा है, फोर्सेस को पहचानते हैं, उसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं। एफबीडी ड्रॉ करने के लिए याद रखना हम बॉडी को क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं। ठीक है, एफ से फ्री, बी से बॉडी, डी से डायग्राम, फ्री करते हैं और उसको पॉइंट की तरह लेकर के हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अभी जैसे मैंने तुम लोग को बताया, ठीक है, कि एक मैंने एग्जांपल दिया था अभी कि ये इंक्लाइन प्लेन वाला, ठीक है, तो तुमने शायद पहचाना नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं ना, तो मैं इसका एफबीडी ऐसे बनाऊंगा बॉडी का। ये मेरा बॉडी था, इसको मैंने क्या किया, पॉइंट मास ले लिया। ठीक है, एक मैंने इस पे ड्रॉ कर दिया mg और एक मैंने इस पे ड्रॉ कर दिया नॉर्मल फोर्स। अब मेरा फोकस किस पर है, इस बॉडी के ऊपर। आइडेंटिफाई सिस्टम, अकेला एक ही बॉडी है वही सिस्टम है। आइडेंटिफाई फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, फोर्सेस क्या क्या लग रहे थे, mg और n लग रहे थे, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा। ड्रॉ एफबीडी, मैंने बॉडी को फ्री कर दिया, ठीक है, एकदम अलग दिखा दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, वो मैंने दिखा दिया। रिजॉल्व द फोर्सेस इफ रिक्वायर्ड, और मैंने यहाँ पे फोर्सेस को रिजॉल्व भी किया था। मैंने क्या बोला था कि मैंने अपनी एक्सिस को ऐसा शिफ्ट कर दिया
ठीक है, तो मैंने बोला कि ये मेरी एक एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये मैंने रिजॉल्व कर दिया mg cos थीटा और यहाँ कर दिया मैंने mg sin थीटा। तो रिजॉल्व फोर्सेस इफ रिक्वायर्ड। अगर फोर्स अलग-अलग फोर्स अगर अलग-अलग डायरेक्शन में जा रही है, कोई ऊपर, कोई तिरछा, तो हमें क्या करना पड़ता है, सबका रिजॉल्व करके हमको एक एक्सिस पे लेना पड़ता है, एक्स एक्सिस, और दूसरे को हमको लेना पड़ता है दूसरी एक्सिस पे, जिसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है? हाँ, वापस जॉइन करना। ठीक है? क्लियर? इतने जल्दी से पॉइंट्स को नोट कर लो। मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से जॉइन कर लो।